बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। सुर्खियों के पेश करदा है। मलिका फर्नीचर की क्वालिटी सर्विस के चर्चे। रीजनेबल प्राइस, क्वालिटी सर्विस और कंफर्टेबल फर्नीचर के लिए सिर्फ मलिका फर्नीचर, होटल वॉल्टा, मोगलपुरा, हैदराबाद। गाजा नाकाबंदी उठाई जाएगी, सरहद पर मुजाहरे बंद होंगे। हमास, इसराइल और इजिप्ट के बीच समझौता। ईरान के खिलाफ पाबंदियों पर पीर से अमल होगा, अमेरिका ने तैयारियां पूरी कर ली। अमेरिका को 40 साल से शिकस्त दे रहे हैं, खामनाई का खिताब। जवाद जरीफ ने D8 मुल्कों से कहा पाबंदियों के खिलाफ उठ खड़े हों। रशिया ने पाबंदियों को गैर कानूनी करार दिया, यूरोपीय मुल्कों ने कहा ईरान के साथ कारोबार करते रहेंगे। नेतन्याहू ने कहा ईरान का खतरा खशोग्जी मामले से ज्यादा अहम है, सऊदी अरब का इस्तेहकाम मुतासिर नहीं होना चाहिए। ताइब एर्दोगान सऊदी अरब पर बरस पड़े, कहा आला सतह पर खशोग्जी कत्ल का हुक्म दिया गया, कई सवालों के जवाब बाकी हैं। वाशिंगटन में खशोग्जी की याद, मंगेतर ने कहा दुनिया कत्ल को संजीदगी से ले, जिम्मेदारी तय करे। आसिया बीबी पाकिस्तान नहीं छोड़ सकती, एहतजाजियों और हुकूमत के बीच समझौता, धरना खत्म, वकील फरार। यमन में भूखमरी का चेहरा, 7 साला अमल हुसैन इंतकाल कर गईं, जंग और दुनिया की बेहिसी बरकरार। सिख मिलिटेंसी को फिर से जिंदा करने की कोशिशें हो रही हैं, आर्मी चीफ बिपिन रावत ने किया खबरदार। राम मंदिर पर सियासत गरमाई, दिल्ली में संतों की मीटिंग, राम माधव ने कहा अदालतें 92 जैसी सूरत हाल पैदा कर रही हैं। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जमाल खशोग्जी मामले की। तुर्की के सदर ताइब एर्दोगान ने जर्नलिस्ट जमाल खशोग्जी के कत्ल पर गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस कत्ल का हुक्म सऊदी हुकूमत की आला सतहों से जारी किया गया, लेकिन वो इस बात को नहीं मानते कि इस कत्ल का ऑर्डर शाह सलमान ने जारी किया। अखबार वाशिंगटन पोस्ट में लिखते हुए ताइब एर्दोगान ने कहा कि सऊदी अरब को खशोग्जी कत्ल के सिलसिले में अब भी कई जवाब देने हैं। उन्होंने कहा कि हमें खशोग्जी कत्ल के जिम्मेदार कठपुतलियों के आकाओं की पहचान करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस केस के तमाम पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए तुर्की ने जमीन आसमान एक कर दिए। एर्दोगान ने कहा कि सऊदी अरब के ओहदेदारों की तरफ से खशोग्जी के सोचे समझे कत्ल पर पर्दा डालने के लिए कोशिशें की गईं, जिस पर उन्हें हैरत भी है और अफसोस भी। होना तो ये चाहिए था कि सऊदी ओहदेदार हमारे दोस्त की हैसियत से इंसाफ के कॉज में मदद करते हैं। ताइब एर्दोगान ने इस बात पर मायूसी का इजहार किया कि खशोग्जी की लाश अब तक नहीं मिली। उन्होंने सऊदी अरब से कहा कि वो बताए कि किसने कत्ल का हुक्म दिया और बताया कि इस जुर्म में तुर्की के किस मकामी शख्स ने उनकी मदद की। सऊदी ओहदेदारों ने दावा किया था कि खशोग्जी की मौत के बाद उनकी लाश एक मकामी तुर्क के हवाले की गई थी। ताइब एर्दोगान ने कहा कि बदकिस्मती से सऊदी ओहदेदारों ने अब तक उन सवालों के जवाब नहीं दिए जो तुर्की ने किए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ताइब एर्दोगान ने जमाल खशोग्जी के ताल्लुक से सख्त रुख अपनाया है, लेकिन वो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बनाए रखना चाहते हैं।
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लंदन में सऊदी सफारत खाने के बाहर की सड़क का नाम खशोगी स्ट्रीट रख दिया। जमाल खशोगी के कत्ल का 1 महीना पूरा हो गया। इस मौके पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खशोगी स्ट्रीट नाम का बोर्ड वहां पर लटका दिया। एमनेस्टी की यूके डायरेक्टर एलन स्मिथ ने कहा कि इस बेरहमाना कत्ल से पूरी दुनिया सख्ते में है और ये बात बहुत अहम है कि जब तक इंसाफ नहीं हो जाता ये गुस्सा कम नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए कि जमाल खशोगी के कातिलों को अंजाम तक पहुंचाए, न सिर्फ उन लोगों को जिन्होंने कत्ल किया है बल्कि उन लोगों को भी जिन्होंने कत्ल का हुक्म जारी किया। दुनिया के कई मशहूर राइटर्स, आर्टिस्ट और एक्टर्स ने यूनाइटेड नेशन से कहा कि वो खशोगी कत्ल की तहकीकात करे। 100 से ज्यादा अहम शख्सियतों ने एक खत पर दस्तखत किए जिसमें यह मुतालबा किया गया। दस्तखत करने वालों में हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मैरिल स्ट्रीप, राइटर जेके रोलिंग भी शामिल है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के नाम एक खत लिखते हुए ये बातें कही गई। यह खत एक ऐसे वक्त लिखा गया जब पूरी दुनिया में जर्नलिस्टों के खिलाफ जुल्म, ज्यादतियों और हमलों की रोकथाम का दिन मनाया गया। इस खत में कहा गया कि एक गैर मुल्की सरजमीन पर एक मशहूर जर्नलिस्ट और कॉलम निगार का बेरहमाना कत्ल इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी और इससे सऊदी अरब में नाराज आवाजों के खिलाफ क्रैकडाउन में शिद्दत का इजहार होता है। खत में हवाला दिया गया कि हालिया अरसे में सऊदी अरब ने क्रैकडाउन करते हुए कई राइटर्स, जर्नलिस्टों, इंसानी हुकूक कारकुनों, वकीलों और दूसरों को निशाना बनाया है। खत में कहा गया कि सफारत खाने में एक जर्नलिस्ट का कत्ल जर्नलिस्टों, नाराज आवाजों और जिलावतन मुखालिफिन को डराने धमकाने के मकसद से की गई सरकारी दहशतगर्दी है। वाशिंगटन डीसी में खशोगी की याद में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें उनके दोस्तों और उनके कॉज के हामियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उनकी गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। खशोगी की मंगेतर हातिस अंकेज ने एक बयान रिकॉर्ड किया जिसे इस प्रोग्राम के दौरान पढ़कर सुनाया गया, जिसमें सऊदी अरब से कहा गया कि वो बताए कि खशोगी की लाश कहाँ है ताकि वो इस्लामी तरीके से उनकी तदफीन कर सके। इस मौके पर खशोगी के साथ ही अमरीका के सियासतदान, इंसानी हुकूक कारकुन और सऊदी अरब के नाराज शहरी मौजूद थे। इन सऊदी शहरियों में अब्दुल्ला अवध भी थे जिनके वालिद इस्लाह पसंद स्कॉलर सलमान अवध हैं, जिन्हें सऊदी अरब में गिरफ्तार किया गया है। एक दिन पहले सदर तैयब एर्दोगान के एक सीनियर एडवाइजर के हवाले से कहा गया था कि जमाल खशोगी की लाश के टुकड़े करने के बाद उन टुकड़ों को तेजाब में डिसॉल्व कर दिया गया। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने जमाल खशोगी के कत्ल को वहशतनाक करार दिया है, लेकिन इसके साथ साथ कहा है कि खित्ते में इस्तेहकाम की हिफाजत और ईरान से मुकाबला करना खशोगी मामले से ज्यादा जरूरी है। नेतन्याहू ने कहा कि इस्तांबुल काउंसलेट में जो कुछ हुआ उससे मुनासिब ढंग से निमटना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि खित्ते के लिए और दुनिया के इस्तेहकाम के लिए ये जरूरी है कि सऊदी अरब मुस्तहकम रहे। उन्होंने कहा कि वो इस मकसद को हासिल करने के लिए एक रास्ता निकालना चाहते हैं क्योंकि ज्यादा बड़ा मसला ईरान है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के खिलाफ वो सऊदी अरब के साथ मिलकर काम करते रहेंगे और इस बात को वो बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। जमाल खशोगी के मसले पर नॉर्वे में सऊदी अरब के सफीर को तलब किया गया। नॉर्वे के वजीर खारजा ने एक बयान में कहा कि हमने जमाल खशोगी कत्ल का मामला उठाया और हमारा नुक्ता नजर रखा। हमने बताया कि इस मसले को बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। जमाल खशोगी की मंगेतर ने पूरी दुनिया से कहा है कि वो कार्रवाई करे और इस जुर्म की जिम्मेदारी तय करे। उन्होंने अखबार गार्डियन में एक खत लिखते हुए कहा कि आज मैं पूरी दुनिया से दरख्वास्त करती हूँ कि वो इस मसले को संजीदगी से लें और सच को सामने लाने के लिए और अदालत में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अमली कदम उठाए। मैं जानती हूँ कि हुकूमतें जज्बात पर नहीं बल्कि मफादात की बुनियाद पर काम करती हैं, लेकिन उन्हें चाहिए कि वो अपने आप से एक बुनियादी सवाल करें। अगर दुनिया की जमहूरियत में इस जालिमाना और वहशतनाक जुर्म के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने में कोई कार्रवाई नहीं की गई और ईमानदाराना कदम नहीं उठाए गए तो इसके पास या दुनिया के पास क्या अखलाकियात बाकी रह जाएंगे। एक दिन पहले खबर में कहा गया था कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और एडवाइजर जेरेड कुशनर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए कहा कि जमाल खशोगी एक खतरनाक इस्लाम पसंद था। ईरान के खिलाफ अमेरिका की पाबंदियों से बिल्कुल पहले सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कहा कि ईरान के साथ टकराव में हमेशा अमेरिका को शिकस्त हुई है। उन्होंने तेहरान में खिताब करते हुए ये बात कही। उनका बयान उस वक्त सामने आया जब अमेरिका पीर से ईरान के खिलाफ सख्त पाबंदियां लगाने वाला है जिनमें ईरान के ऑयल सेक्टर को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका चाहता है कि ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट जीरो हो जाए और उसे जबरदस्त माली नुकसान हो। खामनाई ने कहा कि 40 साल से अमेरिका और ईरान के दरमियान कशमकश जारी है। दुश्मन की तरफ से फौजी जंग शुरू की गई,
معاشی جنگ شروع کی گئی، میڈیا کی جنگ شروع کی گئی۔ امریکہ کی ان کوششوں کا مقصد یہ ہے کہ وہ خطے میں اپنے ظلم کو برقرار رکھے، لیکن یہ کوششیں ناکام ہو گئیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ ایران کے شاہ کے ساتھ امریکہ کے قریبی تعلقات ہیں اور اسلامی انقلاب کے ذریعے شاہ کو ہٹایا گیا، اور یہ بات امریکہ کو کبھی پسند نہیں آئی۔ امریکہ نے ایران کے خلاف پابندیوں کی تیاریاں کر لی ہیں۔ اس سلسلے میں امریکی حکومت نے ایک دستاویز جاری کی، لیکن امریکہ نے 8 ملکوں کو ایران سے تیل خریدنے پر چھوٹ دی ہے، جن میں انڈیا بھی شامل ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پابندیوں کی وجہ سے ایران کو زبردست مار لگے گی۔ امریکہ کے سیکریٹری مائک پومپیو نے کہا کہ ان پابندیوں کا مقصد یہ ہے کہ ایران پر اس بات کے لیے دباؤ ڈالا جائے کہ وہ اپنی نیوکلیئر سرگرمیاں بند کرے اور خطے میں دہشت گردی کی مدد کرنا چھوڑ دے اور کسی نارمل ملک کی طرح بیہیو کرے۔ 6 مہینے پہلے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران نیوکلیئر ڈیل سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا تھا اور ایران کے خلاف پابندیاں لگانے کا اعلان کیا تھا۔ ایران کی حکومت نے کہا کہ وہ امریکی پابندیوں کو شکست دے گی۔ ایران اور بعض دوسرے ملک پابندیوں کی صورت میں تیل کی خرید فروخت کے لیے پیمنٹس کی ادائیگی کے دوسرے چینلز تلاش کرنے کے مقصد سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے D8 ملکوں سے کہا ہے کہ وہ امریکی پابندیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ D8 ملک 8 ڈیولپنگ کنٹریز کو کہا جاتا ہے۔ ترکی کے شہر انطالیہ میں ان 8 ملکوں کے وزیروں کی ایک میٹنگ ہوئی۔ ان ملکوں میں ایجپٹ، انڈونیشیا، ایران، ملیشیا، ترکی، نائجیریا، پاکستان اور بنگلہ دیش شامل ہے۔ ایران نے بڑے پیمانے پر کاس انٹرسپٹر جنگی جہاز کی تیاری کا اعلان کیا۔ ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل عامر حطامی نے اصفہان میں ایک فوجی تقریب کے موقع پر یہ اعلان کیا۔ اس ہوائی جہاز کی تیاری سے ایران کی فوجی صلاحیتیں بہتر ہوں گی۔ سعودی عرب کے میڈیا میں ایران کے خلاف پابندیوں کے موقع پر کہا گیا کہ جولائی 2015 میں نیوکلیئر ڈیل ہونے کے بعد بھی ایران نے 23 بیلسٹک میزائل تجربے کیے ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ایران ہر سال لبنان کی حزب اللہ تنظیم کو $700 ملین کی مدد کرتا ہے۔ ایران کے خلاف پابندیوں کے مسئلے پر دنیا بٹی ہوئی ہے۔ رشیا نے کہا ہے کہ امریکہ کی پابندیاں غیر قانونی ہیں اور وہ تیل کی ٹریڈنگ میں ایران کی مدد کرے گا۔ رشیا کے وزیر الیگزینڈر نوواک نے کہا کہ ماسکو امریکی پابندیوں کو بے اثر کرنے کے لیے ایران کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ برطانیہ کے اخبار فائنینشل ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے رشین وزیر نے کہا کہ ان کا ملک پیر کے بعد بھی ایران کے ساتھ تیل خریدے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ ایک ایسا میکینزم بنانا چاہیے جس کے تحت ہم اپنے پارٹنرز کے ساتھ تعاون جاری رکھیں۔ 2015 میں ایران اور رشیا کے بیچ ایک سمجھوتا ہوا تھا جسے آئل فار گڈز کا نام دیا گیا۔ اس سمجھوتے کے تحت ایران اور رشیا کے بیچ ادائیگیوں کا ایک الگ نظام کام کرتا ہے۔ برطانیہ، جرمنی، فرانس اور یورپی یونین نے بھی پابندیوں کے باوجود تجارت جاری رکھنے سے اتفاق کیا ہے اور اس سلسلے میں ایک میکینزم پر کام کیا جا رہا ہے۔ یورپی ملکوں نے کہا کہ انہیں ایران کے خلاف دوبارہ پابندیاں لاگو کرنے پر بہت افسوس ہے اور وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کریں گے کہ ایران کے ساتھ جائز تجارت برقرار رہے۔ یورپی ملکوں نے ایک بیان میں کہا کہ ہم کسی رکاوٹ کے بغیر یہ کام جاری رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ امریکہ نے جن 8 ملکوں کو چھوٹ دی ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ چھوٹ صرف 6 مہینوں کے لیے ہوگی۔ امریکہ کے ٹریجری ڈپارٹمنٹ نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ ایران کے خلاف وہ تمام پابندیاں 5 نومبر سے پھر سے لاگو ہو جائیں گی جنہیں 2015 کی ایران نیوکلیئر ڈیل کے تحت ہٹا دیا گیا تھا۔ امریکہ کے ٹریجری سیکریٹری سٹیفن میوچن نے بتایا کہ 1700 لوگوں کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہیں 2015 کی نیوکلیئر ڈیل کے تحت راحت دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اس میں 300 نئے نام شامل ہیں۔ امریکی وزیر نے وارننگ دی کہ وہ ادائیگیوں کے دوسرے نظام بنانے پر سخت کارروائی کریں گے۔ اس طرح ایران کے خلاف پابندیوں کے مسئلے پر امریکہ اور دوسرے ملک ٹکراؤ کی راہ پر چل رہے ہیں۔ سیکریٹری مائک پومپیو نے کہا کہ پابندیوں کے تعلق سے بعض تفصیلات پیر کے دن جاری کی جائیں گی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ سرخیوں کے پیش کردہ ہیں ملیکا فرنیچر کی کوالٹی سروس کے چرچے، ریزنیبل پرائز، کوالٹی سروس اور کمفرٹیبل فرنیچر کے لیے صرف ملیکا فرنیچر، ہوٹل والٹا مغل پورہ حیدرآباد۔ غزہ ناکہ بندی اٹھائی جائے گی، سرحد پر مظاہرے بند ہوں گے، حماس، اسرائیل اور ایجپٹ کے بیچ سمجھوتا۔ ایران کے خلاف پابندیوں پر پیر سے عمل ہوگا، امریکہ نے تیاریاں پوری کر لی۔ امریکہ کو 40 سال سے شکست دے رہے ہیں، خامنائی کا خطاب۔ جواد ظریف نے D8 ملکوں سے کہا پابندیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔
रशिया ने पाबंदियों को गैर कानूनी करार दिया। यूरोपीय मुल्कों ने कहा ईरान के साथ कारोबार करते रहेंगे। नेतन्याहू ने कहा ईरान का खतरा खशोग्जी मामले से ज्यादा अहम है। सऊदी अरब का इस्तेहकाम मुतासिर नहीं होना चाहिए। ताइब एर्दोगान सऊदी अरब पर बरस पड़े, कहा आला सतह पर खशोग्जी कत्ल का हुक्म दिया गया। कई सवालों के जवाब बाकी हैं। वाशिंगटन में खशोग्जी की याद, मंगेतर ने कहा दुनिया कत्ल को संजीदगी से ले, जिम्मेदारी तय करे। आसिया बीबी पाकिस्तान नहीं छोड़ सकती, एहतजाजियों और हुकूमत के बीच समझौता, धरना खत्म, वकील फरार। यमन में भूखमरी का चेहरा, 7 साला अमल हुसैन इंतकाल कर गईं। जंग और दुनिया की बेहिसी बरकरार। सिख मिलिटेंसी को फिर से जिंदा करने की कोशिशें हो रही हैं। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने किया खबरदार। राम मंदिर पर सियासत गरमाई, दिल्ली में संतों की मीटिंग। राम माधव ने कहा अदालतें 92 जैसी सूरत हाल पैदा कर रही हैं। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फराज को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।